स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल सिलेबस डिस्कशन। तो अभी तक के लेक्चर में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के केवीएल के स्किल तक की जो है थ्योरी का पोर्शन क्लियर हमने पूरा किया है, और हमने पिछले कक्षाओं में आर इक्वलेंट निकालना भी सीखा, केवीएल के स्किल बढ़ा। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन है हमारा, ये टोटली जो है वो प्रॉब्लम डिस्कशन पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स का मतलब न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि बेसिकली बेस्ड होंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। ठीक है, इसके बाद एक और हम सेशन लेके आएंगे जिसमें हम लोग केवीएल के स्किल्स के न्यूमेरिकल्स वो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक जो है पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्लेलिस्ट की लिंक ओपन करके प्रीवियस वीडियो देख लें, ताकि जो है आप यहाँ पे इजीली क्वेश्चंस को समझ पाएँ और सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये टोटली इंटरेक्टिव सेशन है। जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करना शुरू करिए। आप पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाइए वीडियो पॉज करके। ठीक है, और साथ सॉल्व करते चलिए और देखिए कि कितनी आपकी एक्यूरेसी है और आंसर आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको जो है वो निकालना है आर ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है, आप पॉज करके इसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको सिखा रहा था। तो इसलिए आज मैं क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये हमारी आगे न्यूटन थ्योरम जो होंगी, थेवेनिन, आपका नॉर्टन थ्योरम और तमाम जो हम डीसी सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसलिए मैं इसकी काफ़ी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, और काफ़ी परीक्षाओं में तमाम बार जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के प्रश्न भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये सेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, हम उम्मीद है आपने अभी तक पॉज करके कर लिया होगा, नहीं कर पाए तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी, मतलब आपको इधर से रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे अगर हम लोग, जैसे मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में बताया था कि हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से करंट जा रही है। तो जब हमने यहाँ पे एज्यूम किया कोई करंट जा रही है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है ना। यहाँ पे करंट का क्या हुआ, डिवीजन, यानी ये दोनों पैरेलल में है। अब यहाँ पे हम और आगे बढ़े करंट को लेकर के, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने पहुँचे। तो इस पॉइंट पे जैसे हमको नहीं पहुँचे, जैसे हम पहुँचे यहाँ पे हमको फिर दो पाथ मिलने लगे। ये मतलब ये दोनों ब्रांचें आपस में पैरेलल में है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमारे पास ये वाली जो ब्रांच है, ये पूरी तरह से शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, यानी इस पॉइंट को, यहाँ वाले पॉइंट को और यहाँ वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को और यहाँ वाले पॉइंट को हमने शॉर्ट कर दिया है। तो अगर कभी भी कहीं भी हमको एक शॉर्ट ब्रांच मिल जाती है किसी भी ब्रांच के पैरेलल में, ठीक है, कहीं भी अगर हमको किसी ब्रांच के पैरेलल में कोई शॉर्ट ब्रांच मिल जाती है, शॉर्ट मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें कोई एलिमेंट कनेक्टेड ना हो और वो सीधे हमने आपस में सीधे कनेक्टर से जोड़ दी गई हो, तो अगर कभी भी शॉर्ट ब्रांच मिल गई किसी भी कंडक्टर के क्रॉस या किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, तो वो ब्रांच भी हमारी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो देखिए अगर ये शॉर्ट है, ठीक है, तो इसके पैरेलल में लगी हुई ब्रांच ये भी है, ये, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो गई। शॉर्ट होने का मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, 0 ओम। शॉर्ट मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो ये शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में भी क्या है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, दरअसल वोल्टेज 0 हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज 0 होने का मतलब करंट मैक्सिमम हो गई, और अगर यहाँ वोल्टेज 0 हो गया तो पैरेलल में यहाँ भी वोल्टेज 0 हो गया। वोल्टेज 0 होने का मतलब ये भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ये भी हमारा सर्किट शॉर्ट हो गया, और हमारा जो नया रेजिस्टेंस बनेगा, नया जो कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये ऐसे, ये ब्रांच शॉर्ट हो गई, ये हो गया आपका ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया शॉर्ट, तो ये हो गया 0 ओम। ठीक है, ये आपके पास 2 ओम और ये आपका आर ए बी, ये ए, ये बी। अब फिर से ध्यान से देखिए, तो यहाँ से ये आपके पास क्या गया, करंट गया। अब ये देखिए दोनों सीधे पैरेलल में है, ठीक है, इसके अलावा कोई ब्रांच है नहीं। ठीक, तो ये दोनों ब्रांचेस कैसे हो गई, पैरेलल में। तो सीधे हम लोग आर ए बी का फॉर्मूला लगा दें, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, R1 इंटू R2, यानी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। पता ही है आपको फॉर्मूला। तो R1 भी 2 है, R2 भी 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया, ये 1 ओम। वैसे भी अगर इक्वल ब्रांचेस
पैरेलल में कनेक्टेड है तो फार्मूला हम लोग कौन सा लगाते हैं, आर इक्वल टू आर अपॉन एन, एन जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 2, तो कितना आ गया सीधे 1 ओम। तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली योग्य क्या बात थी यहाँ पे, ये थी कि अगर किसी भी ब्रांच के पैरेलल में कोई शॉर्ट ब्रांच है, ठीक है, शॉर्ट ब्रांच मतलब कोई लघु परिपथ वाली कोई ब्रांच है, तो उसका जो पड़ोस वाली यानी उसके जो पैरेलल में ब्रांच है वो भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारी ब्रांच क्या हो गई, रिमूव हो गई, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो गई, यानी ये दोनों एलिमेंट हमारे खराब हो गए, जिसके कारण हमको क्या मिला, ये इफेक्टिव हमको सर्किट मिला। इसको सॉल्व करके हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है। इसमें आपको जो है वो ये बताना है कि पी क्यू क्या है, यानी इस टर्मिनल के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। हमने जैसे बताया कि मान लीजिए अगर आपको इधर से पी क्यू कैलकुलेट करना है तो आप ज़्यादा ईजी मेथड ये है कि आप पीछे से सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। किधर सॉल्व करना शुरू करिए, सबसे पीछे से। सबसे पीछे वाली ब्रांच जब हम लोग देखेंगे तो ये वाली ब्रांच देखिए, ये एक ही ब्रांच है पूरी, है ना, ये पूरी एक ब्रांच है। ब्रांच तो मतलब अभी हमने ब्रांच के बारे में बताया, तो ये बेसिकली है तो 3 ब्रांच, लेकिन हम लोग इसको एक ब्रांच की तरह कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि तीनों क्या है, सीरीज में है, तीनों सीरीज में है ना। हमने बताया था हर एक एलिमेंट एज अ ब्रांच ट्रीट होगा, है ना, लेकिन है तो यहाँ पे ब्रांच 3, लेकिन तीनों सीरीज में है, तो तीनों को सीरीज में हम लोग कंसिडर करके एक इक्विवेलेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों सीरीज में है, यानी ये रेजिस्टेंस 6 ओम 9 ओम और 3 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो सीरीज में इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 6 9 15 और 15 और 3 18। तो हमारा ये इक्विवेलेंट जो है इसका कैसे निकल के आएगा, ये हो गया 18 ये वाला, और इसके पैरेलल में ये दूसरा 18, तो ये हो गया 18 ओम, ये हो गया हमारा 18 ओम, और इसके साथ यहाँ पे सीरीज में हो गया 6 ओम, ठीक है। ये हमारे पास 30 ओम, ये यहाँ पे जुड़ गया, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे क्या कि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में है, दिख ही रहा है, पैरेलल में है और इक्वल है, और पैरेलल में है इक्वल है, तो इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों आधी हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हाफ, यानी 18/2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 ओम। अब 9 ओम हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया 18 है ना, तो कितना हो गया 9 ओम, ठीक है। अब 9 ओम के बाद देखिए यहाँ पे 9 और 6, 9 और ये 6 कितना है यहाँ पे, अब ये 9 यहाँ पे ये जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा ये 9 ओम आ जाएगा, तो यानी हमारा जो नया कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से देखते रहिए आप, ऐसे ये हो गया आपके पास 9 ओम, ये हो गया 6 ओम, यहाँ पे आपके पास है 30 ओम, ये है 30 ओम, और यहाँ पे आपके पास है 5 ओम, ये आपके पास पी और ये क्यू। अब ध्यान से देखिए, ये 9 और 6 ये दोनों जो हैं, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, दोनों सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 15 यानी 15, और ये किसके पैरेलल में है 30 के। तो अगर इनका हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए इन सब का, तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इनका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 × 30 अपॉन 15 + 30, ठीक है, 15 + 30। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, इनका आर इक्विवेलेंट आ गया ऊपर हो गया 15 × 30 अपॉन नीचे 45, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना गया 10। तो आपको इनका सबका आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया 10 ओम। अब इसको आपको नया सर्किट यहाँ पे कैसे बन के तैयार हो गया, ऐसे, तो नया सर्किट आपके पास बन के तैयार हो गया कुछ इस तरीके से। ये आ गया 10 ओम सॉल्व करने के बाद, ये है 5 ओम, ये है पी, ये है क्यू, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट निकल के कितना आया, आपके पास आर इक्विवेलेंट निकल के आया, अब यहाँ तो दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया आपके पास 15 ओम। कितना निकल के आ गया 15 ओम। आप चाहें तो अगर ये पूरा सर्किट लिखना चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने मेथड बताया था कन्वेंशनल क्वेश्चन में करने के लिए। एक मेथड ये भी है, ये दोनों पहले, ये तीनों कैसे हैं आपस में सीरीज में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 + 9 + 3, ठीक है, ये पैरेलल हैं 18 के, ठीक है। अब इसको हम लोग करली ब्रेसेस में डालते हैं, ठीक है। अब 18 जो है वो 6 के साथ सीरीज में होगा, तो ये प्लस हो गया 6 ओम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इतना बचा, ये यहाँ से यहाँ तक 6 ओम, ये यहाँ से यहाँ तक, ये किसके पैरेलल में 30 ओम के, ये पूरा जो है कॉम्बिनेशन हमारे पास हो गया पैरेलल के 30 ओम में, ठीक है। पैरेलल के 30 ओम के बाद ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हमारा बचा, ठीक है, ये किसके साथ, ये 5 ओम के साथ सीरीज में है। तो आप ऐसे भी इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ऐसे लिख के आप
सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इनका यहाँ पे ये पूरा हमारा क्या था 18, 18 का पैरेलल, दोनों 18 18 9 हो गया, तो 9 के साथ ये कितना गया 5, तो 9 और 6 15, तो 15 और पैरेलल 30, तो 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30 यानी 45, तो ये गया 30 टाइम्स, ठीक है, हो गया 10 और यहाँ पे ऐड हो गया 5, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया 15 ओम, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं दूं पहले आप पॉज करके ट्राई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है और आपको आर इक्वलेंट निकालना है, यहाँ पे इसके अक्रॉस आर ए बी कैलकुलेट करना है। तो पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए, ठीक है। कॉपी कलम लेके आप बैठे होंगे, नहीं लेके बैठे हैं तो ज़रूर लेके ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने से नहीं आएंगे, आपको खुद अपना दिमाग लगाना होगा, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख पाएंगे। नहीं तो आप देखते रहेंगे और आप हज़ारों क्वेश्चन देख डालेंगे, लेकिन अगर फिर से कोई उन 1000 में के बाहर कोई 1001वां प्रश्न आया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉज करिए और सॉल्व करिए। तो उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा, ठीक है। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अब देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा जटिल सा सर्किट है, ठीक। ऐसा सर्किट्स में देखिए फिर से आपको एक चीज़ मिल गई, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था तो ये चीज़ क्या थी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हो जाएगा, ये वाली पैरेलल ब्रांच देखिए, अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये वाली पूरी ब्रांच सिंगल नहीं है, यानी ये वाली जो हमारे पास ब्रांच है ये पूरी एक सिंगल ब्रांच नहीं है कि पूरी ये शॉर्ट हो जाए, ठीक है, कि पूरी ये शॉर्ट हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये टर्मिनल पकड़ के इधर स्ट्रेच करना पड़ेगा, ये टर्मिनल पकड़ के इधर स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल में तो दिख ही रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और ये वाला पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही है। ये दोनों पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है। अगर शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये कुछ हमारे पास ये 1 ओम ये दोनों में, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया कुछ ऐसा, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम। ये आपके पास ए वाला है जो यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे आ गए, ठीक। अब देखिए अब ये दोनों आपस में कैसे मिलेंगे, ये दोनों भी कैसे हो गए, ये दोनों देखिए ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों पॉइंट एक हो गया, ठीक है। और हम देखें तो ये दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल में, तो आपके पास ये कुछ ऐसा मिलेगा। ये 1 ओम में हो गया, ये 1 ओम हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हमको अब वही बी मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अब क्या बचा आपके पास, ये बाहर वाली ब्रांच बची। तो बाहर वाली ब्रांच कैसे कनेक्टेड है, कुछ ऐसे कनेक्टेड है, तो बाहर वाली ब्रांच कुछ ऐसे कनेक्टेड है इस तरीके से, ये 1 ओम। तो थोड़ा आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी जब ऐसे कभी जटिल प्रश्न आए, ठीक है, थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के, तो आप थोड़ा इमेजिनेशन करें, ठीक है। देखिए ये दोनों हम लोग शॉर्ट है तो मतलब ये एक ही पॉइंट है, तो उसको आप मिला के एक पॉइंट मान लीजिए दबा के, ठीक है, कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया शॉर्ट हो गया। ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, देखिए ये वाले पैरेलल, और फिर ये दोनों पैरेलल आपको दिख रहे हैं, तो ये वाले होल के, और फिर इन दोनों के साथ ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, फिर ये दोनों पैरेलल में है और उनके साथ ये सीरीज में है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल लें, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लें, तो ये देखो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है और इक्वल है और सेम है, इक्वल है और दो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास अब नया इक्वलेंट कैसे बन जाएगा, ये हो गया हाफ ओम, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल है और पैरेलल में, तो ये भी कितने हो जाएंगे, हाफ ओम, ये हो गया हाफ ओम, ठीक है। और आपके पास ये यहाँ पे ये 1 ओम। अब आपके पास ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखिए एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए एक पूरा ये वाला आपके पास ब्रांच है, मान लीजिए एक ब्रांच ये है, ठीक। तो ये वाली ब्रांच में देखिए दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ कैसे है, पैरेलल में। तो हम लोग लिख सकते हैं आर ए बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इन पैरेलल विद 1/2। तो ये सीधे सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3/2 इन पैरेलल विद 1/2। ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2। तो ये सॉल्व होके आपको मिलेगा क्या, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3/4 और नीचे आ जाएगा 4/3। तो ये
4/2, ठीक है, 4/2। तो नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आएगा तो आपके पास आएगा आर ए बी इक्वल टू आ गया 3/8 ओम। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया 3/8 ओम, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आप कुछ इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये कैसा है, व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है, व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, पॉज करके आंसर लाने का प्रयास करिए। कमेंट में जरूर लिखिए जो भी आपके आंसर आ रहे हो, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने उम्मीद है पॉज करके करा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको निकालना क्या है, आर इक्वलेंट ऑफ पी क्यू, आर इक्वलेंट ऑफ पी क्यू, ये आपको निकालना है, आर इक्वलेंट ऑफ पी क्यू, यानी इधर से आर इक्वलेंट निकालना है पी और क्यू के बीच में। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा, तो जैसे पी से यहाँ से करंट आया, ठीक है। जैसे ही करंट आएगा तो आपको यहाँ पे जैसे ही नोड पे पहुंचेगा आपको 3 जंक्शन मिल रहे हैं। एक जंक्शन ये, एक मतलब रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। इन दोनों रास्ते में देखिए आप रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इस रास्ते में सीधे ये शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूरा स्मूथ पाथ प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर कहीं करंट हम फ्लो हो रही है, अगर उसको 2 रेजिस्टेंस मिल जाएं अगल बगल रखे हुए और एक जो है विदाउट रेजिस्टेंस का पाथ हो, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा हमारा करंट? जाहिर सी बात है वो सारा का सारा करंट किधर से चला जाएगा, जिधर से शॉर्ट सर्किट हमारा हुआ है, जिधर से शॉर्ट सर्किट हुआ है। इसमें रेजिस्टेंस में वो नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस समझ लीजिए कांटे की तरह है, ठीक है। तो एक पथ पे आपके फूल बिछे हुए हैं, दूसरे पथ पे कांटे बिछे हुए, तो किसमें से आप चलना चाहेंगे? फूल वाले रास्ते से। तो जाहिर सी बात है सारी करंट किधर चली गई, सीधे चली गई। और वैसे भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी ब्रांच के पैरेलल में आपको कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच मिल जाए, ठीक है, किसी ब्रांच के पैरेलल में आपको कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच मिल जाए, तो वो ब्रांच उसके अगल बगल वाली ब्रांचें भी क्या हो जाती हैं, जो पैरेलल में होगी उसके साथ वो भी शॉर्ट हो जाएंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच मिल रही है, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच मिली है आपको। इसके कारण क्या हुआ देख सकते हैं आप, इसके पैरेलल में ये वाली ब्रांच है, पैरेलल में कनेक्टेड, इसके पैरेलल में ये वाली ब्रांच भी कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी ये वाली भी पैरेलल में कनेक्टेड है और ये इधर वाली भी पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है इसके। और क्योंकि बीच वाली ब्रांच शॉर्ट सर्किट है यानी लघु परिपथ है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, लघु परिपथ हो जाएंगे, यानी इनका भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 0, इसका भी 0, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ, तीनों शॉर्ट सर्किट मिल्क हो गई। तीनों कैसे हो गई शॉर्ट सर्किट, क्योंकि बीच वाली शॉर्ट सर्किट है, इन दोनों इसके साथ दोनों अगल बगल वाली पैरेलल वाली जो ब्रांचें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। तो जिसके कारण क्या हो गया कि सारी ब्रांचें शॉर्ट सर्किट हो गई। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो हमारे पास यहाँ पे आर पी क्यू क्या आ जाएगा, सीधे 0 ओम, ठीक है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। क्यों, क्या कॉन्सेप्ट था इसमें कि कभी भी किसी भी ब्रांच के पैरेलल में अगर कोई ब्रांच शॉर्ट सर्किट होती है, यानी कोई शॉर्ट सर्किट ब्रांच लगी होती है, तो उसके पैरेलल में जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगी, यानी उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये याद रखिए, ठीक। पढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये शॉर्ट सर्किटेड है कि नहीं है। पॉज करके ट्राई करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। पॉज करके ट्राई करिए और अपना आंसर जो है चैट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि ये कंफर्म होता रहे कि क्या आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ट्राई करा होगा, ठीक है। देखिए फिर से वैसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा उसी टाइप से बनाने की कोशिश करूँ जैसा वो बना हुआ था, तो आप देखिए, ये देखिए ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट, इसके मान लीजिए ए बी है, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, तो पॉइंट सी और पॉइंट डी फिर से शॉर्ट सर्किट है। देखिए ये वाली ब्रांच यहाँ से डाली गई ये, और इस ब्रांच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं, सीधे केवल ब्रांच है, केवल कंडक्टर कनेक्टेड है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट फिर से शॉर्ट सर्किट है। तो मतलब हमारा जो है नया इक्विवेलेंट जो हमारा बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये भी आपको पिछले वाले की तरह ही दिख रहा होगा, 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। पिछले वाले की तरह ही आपको आकृति दिखने लगी जैसे पिछला क्वेश्चन था। लेकिन आप ध्यान देने वाले योग्य बात है कि वहाँ पे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे थे, लेकिन इस बार जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं वो इस टर्मिनल के बीच में पूछ रहे हैं और इस टर्मिनल के बीच में पूछ रहे हैं। यानी इस टर्मिनल के बीच में ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है, ये है ए और ये है हमारा
बी। तो यहाँ पे इस दोनों टर्मिनल के बीच में पूछ रहे हैं, वहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूछ रहे थे। जब इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूछ रहे थे तो इसके कारण ये क्या हो रही, सारी ब्रांचें पैरेलल हो जा रही थी, जिससे 0 हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब हमारा जो इक्विवेलेंट बनेगा, यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम लोग मान ले पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या है, शॉर्ट सर्किट है बीच में, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है। तो जो अगर इसका नया हम लोग डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए। यही पॉइंट सी भी है, ये पॉइंट डी भी है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। ध्यान से देखिए, ये वाली जो ब्रांच है ये दोनों है, ठीक है। तो ये हो गई 1 ओम, ये हो गई 2 ओम, और इधर ये आपके पास पॉइंट सी और पॉइंट डी एक हो गया, और ये दोनों आपस में सट गए, तो ये क्या हो गया 1 ओम, ये 2 ओम, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। तो अब ध्यान से देखिए, अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर दोनों ये सीरीज में है। तो हम लोग इसका आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 इन पैरेलल विथ 2 ओम, 1 ओम इन पैरेलल विथ 2 ओम, प्लस सीरीज में है दोनों, फिर 1 ओम इन पैरेलल विथ 2 ओम, ठीक है। 1 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 2/3, आप सॉल्व करके निकालेंगे। 2 × 3 1 × 2 अपॉन 2 + 1, ऐसे ही है 1 × 2 अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 4/3 ओम। तो आर ए बी आपको क्या मिल गया, ये था आर ए बी आपको क्या मिल गया 4/3 ओम। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप जरूर जो है पॉज करके सॉल्व करते रहिए, ताकि जो है आप क्वेश्चंस को ईजिली करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। पॉज करिए वीडियो को और करने का प्रयास करिए, स्वयं प्रयास जरूर करिए, नहीं तो आप फिर क्वेश्चंस बाद में कर नहीं पाएंगे अपने आप। प्रयास करते रहिए, ठीक है। उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा, ठीक। सभी प्रश्न मैं नए टाइप के प्रश्न ले आया हूँ, ताकि जैसे आपको ये नए प्रश्न मिले और आप अपने परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पा सकते हैं। और आप अपने थोड़े ये अच्छे प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं इसमें सब में आपके दिमाग लगेंगे, आप सीधे प्रश्न इनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप इतने क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो उम्मीद है जब भविष्य में आपको कहीं अभी आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको आर इक्विवेलेंट ही निकालना है, पी और क्यू के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है यहाँ पे पी और क्यू के बीच में। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप पी और क्यू को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये एक जंपर मिल रहा है, यहाँ पे जंप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आपको पास एक जंपर दिया गया, यानी यहाँ पे बाईपास दिया गया है, इस ब्रांच को ऊपर वाली ब्रांच से थोड़ा ऊपर रखा गया, यानी उससे कनेक्टेड नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी क्या करने के लिए हम लोग क्या, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमको जिस दोनों टर्मिनल के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है उनको पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। तो जब इसको पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो आपको देखिए स्ट्रेच करने के लिए क्या होगा, ये इस टर्मिनल को हम इस तरफ ले गए, जब इस टर्मिनल को इस तरफ ले जाएंगे, आप थोड़ा इमेजिनेशन करिए, तो ये इधर चला गया, तो आपको कुछ सर्किट इस तरीके से देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास बीच में 5 ओम है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास ये 4 ओम वाला है ये, और ये आपके पास बचा 6 ओम, ठीक है। उसको जब हम उधर खींच के लेके गए तो ये आपके पास मिल जाएगा, आपके पास ये 8 ओम, ठीक है। और ये जो इधर जब ये जाएगा दूसरी तरफ तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये आपको मिलेगा 12 ओम। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ आपको वीट स्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए इसको सही करके वीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं। तो जब जैसे हमने इसको सही किया तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये हो गया 5 ओम, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा एक यहाँ पे 4 ओम, ये आपको मिल जाएगा 6 ओम, ये आपको मिल जाएगा 12 ओम,
ये आपको मिल जाएगा 8 ओम, ठीक है। ये आपको मिल गया, ये मिल गया P और ये मिल गया Q, ठीक है। उसको मैंने स्ट्रेच करके सही कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बीट स्टोन ब्रिज है ये, तो जब मैंने आपको बीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन के बारे में बताया था, तो आप बताया था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे चेक करते हैं, बीट स्टोन ब्रिज के आमने या सामने वाली ब्रांच, यानी ये ब्रांच और इस ब्रांच, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल आता है तो मतलब ब्रिज बैलेंस है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 8 × 6 = 12 × 4, तो ये आ गया 48 और ये भी आ गया 48, यानी हमारा ब्रिज कैसा है, ये है बैलेंस ब्रिज। ये ब्रिज कैसा है, बैलेंस ब्रिज, ठीक है। अगर हमारा कंडीशन ये फॉलो हो जाती है, यानी आमने सामने वाली ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल आता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ये बैलेंस ब्रिज। और बैलेंस ब्रिज के केस में क्या होता है कि जो उसकी डायगोनल होती है, डायगोनल का मतलब जो है ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल में जाने वाली करंट क्या हो जाती है, वो शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती अगर हमारा ब्रिज बैलेंस है। तो इसका ये जो डायगोनल वाला है ये पार्ट, यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज में आपने देखा होगा, यहाँ पे वो लगा होता है करंट डिटेक्टर, ठीक है, करंट डिटेक्टर लगा होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती, यानी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होती है। यहाँ I = 0 हो गया, और किसी ब्रांच में I = 0 होने का मतलब है वो ब्रांच हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, वो ब्रांच कैसे हो गई, डेड हो गई, वो ब्रांच कैसी हो गई, डेड हो गई। तो हमारा जो नया सर्किट बन के तैयार होगा, कुछ ऐसा बन के तैयार होगा, ये कुछ ऐसा हो गया, देखिए यहाँ से देखिए, ये आपके पास हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया आपके पास 8 ओम, ये 4 ओम, ये 12 ओम, ये 6 ओम। तो ये ऊपर देखिए दोनों सीरीज में है, नीचे भी दोनों सीरीज में है, और फिर आपस में पैरेलल में है। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 ओम। तो आपके पास 18 ओम और 12 ओम पैरेलल में, तो RPQ = क्या आ गया 12 × 18 अपॉन 12 + 18 कितना हो जाएगा 30, ये गया 6 टाइम, ये गया 15 टाइम, ये ऊपर गया 6 टाइम, नीचे गया 5 टाइम, तो आपके पास R इक्वलेंट आ गया 36/5 ओम। ये आपके पास आंसर निकल के आया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इस तरीके के प्रश्न आप इस तरीके से करेंगे। उम्मीद है आपने इसको पॉज करके करने का प्रयास किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करिए दोबारा, जब आप वीडियो को प्ले करिए कल, और फिर से सारे प्रश्न अपने आप करने का प्रयास करिए, और फिर देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला में। अब ये प्रश्न है आपको, ये प्रश्न तमाम परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कभी यहाँ पे हमने R ले लिया है, ठीक है, सब में R मान लिया कि हर एक, ये बेसिकली एक क्यूबाइड है। कभी भी थ्योरी के टाइप में भी प्रश्न दिया होता है कि एक घन की, ठीक है, या एक क्यूबाइड के सभी ब्रांचेस में, या मतलब सभी कोर्स में जो है वो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, उनकी कुछ वैल्यू दे देगा, कभी दे देगा 2 ओम है, कभी 1 ओम है, कभी R ओम है, ठीक है। और फिर कहता है कि उनके दो डायगोनल्स के बीच में, यानी उनके डायगोनल्स, ये इसके डायगोनल मतलब क्या है, इसके विकर्णों के बीच में आपको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होगा। तो एक विकर्ण ये है, ये, ठीक है, ये जो हमने ए भी दिया है। दूसरा विकर्ण कौन सा हो सकता है, ये यहाँ बन जाए एक यहाँ बन जाए, ठीक है। तो कभी आप बोलेगा कि विकर्णों के बीच में आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो उस तरफ चाहे वो इस तरफ, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए इसका आंसर तो फिक्स होता है, आपको मैं भी बता दूंगा, उसको आप याद रखिए। सीधे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधे वो आप फार्मूला रखिए और आंसर कैलकुलेट करके दे दीजिए। लेकिन अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि कभी भी अगर जटिल सर्किट आ जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग वोल्टेज और करंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जिसके अक्रॉस हमको वो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएं और यहाँ पे हम V/I को कैलकुलेट करेंगे। ये हमने मान लीजिए हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पे, ये V वोल्टेज है, और यहाँ से मान लीजिए कुछ करंट I निकलेगी, ये हो गई प्लस, ये हो गई माइनस। तो आपको पता है कि V/I, अगर हम जिन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर उसके बीच में हम लोग V/I निकाल लें तो हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा,
ठीक है। इस टाइप के प्रश्न हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेज में जब आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम वहाँ पे देखेंगे कि डिपेंडेंट सोर्स अगर हमारे सर्किट में लगे हुए हैं तो किस तरीके से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो इस हम मत को हमको क्या करना है, हमको अब निकालना है V अपॉन आई। जैसे हम V अपॉन आई निकाल लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट के। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि यहाँ से कुछ आई करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए ये बाहर वाला जो लूप है, बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको पास, ये वाला पोर्शन पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस पोर्शन में हम लोग केवीएल का यूज़ करने जा रहे हैं, केवीएल का यूज़ करने जा रहे हैं और इक्वेशन लिखेंगे और वहाँ से V अपॉन आई निकालेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब केवीएल लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास करंट आएगी आई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस जैसे ही जंक्शन में पहुँचेगी, यहाँ पे तीनों इक्वल रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, यहाँ पे मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, यानी तीनों बराबर रेजिस्टेंस हैं। अगर तीनों बराबर रेजिस्टेंस हैं तो तीनों में क्या होगा, इक्वल करंट डिवाइड होगी। तो यहाँ पे भी हमको I/3 चली जाएगी, ठीक है। इस वाले सर्किट में भी I/3 चली जाएगी और इसमें भी I/3 चली जाएगी। तो ये I/3 आगे बढ़ेगी इस तरीके से और इस जंक्शन पे पहुंचेगी। इस जंक्शन पे जैसे पूछेगी, देखिए इस वाली ब्रांच में भी आपको आर रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस वाली ब्रांच में भी आर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो जो दोनों ब्रांचेस में सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो फिर से डिवाइड होगी। तो इस तरफ चली जाएगी I/6, हाफ हाफ जाएगी, इधर भी चली जाएगी I/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली I/3 आगे जाएगी यहाँ पे, ठीक, ये भी डिवाइड होगी तो इधर आपको I/6 मिलेगी। तो ये I/6 इधर से गई, इधर से I/6 आई, यहाँ दोनों ऐड होगी, इसमें क्या जाएगी आपके पास I/3, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस वाले जो है सर्किट में केवीएल लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवीएल जब हम लगाना शुरू करते हैं तो हमने बताया था क्या, हमने ये बताया था, एक मिनट में इसको पेन का कलर चेंज करता हूँ पहले, ठीक है, कि एक मिनट इसको और कोई अच्छा करा लेते। जब हम केवीएल लगाना शुरू करेंगे तो हमने बताया था कि जिधर से करंट एंटर करती है उस टर्मिनल को रेजिस्टेंस में हम लोग प्लस लेते हैं, जिधर से निकलती है उसको माइनस लेते हैं। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, क्योंकि इधर से करंट एंटर करेगी उधर से निकलेगी। तो अब हम जो है इस लूप में केवीएल लगाते हैं। हमने मान लिया कि जो करंट की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वोल्ट करंट इससे निकलेगा, किस टर्मिनल से निकल रहा है करंट, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से, हो गया हमारा प्लस V माइनस। अब हमने पहुँचे यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस में पहुँचे, इस वाले रेजिस्टेंस में हम कौन से टर्मिनल से निकल रहे हैं, निगेटिव वाले टर्मिनल से, ठीक है। करंट किससे निकल रही है, निगेटिव वाले टर्मिनल से, माइनस I/3R, ठीक है, रेजिस्टेंस है R, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है IR, तो V हमारे पास, V हमको निकालना है इसके अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस हमको V निकालना है। V निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, करंट हमने निकाल ली, कितनी है इसके क्रॉस I/3, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया I/3 इंटू R। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पहुँचेंगे। देखिए ये अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पहुँचेंगे, तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक। इस रेजिस्टेंस में फिर से हम बाहर किससे निकलेंगे, माइनस वाले टर्मिनल से, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया ऑलरेडी, ठीक। इसमें करंट कितनी जा रही है I/6, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, तो ये हो जाएगा आपके पास I/6 इंटू R, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, करंट यहाँ लेके आगे बढ़े, हम पहुँचे कौन से रेजिस्टेंस में, ये वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले रेजिस्टेंस में फिर से माइनस से बाहर निकलेंगे, तो हो जाएगा माइनस, करंट उसमें कितनी जा रही है I/3, तो कितना हो गया I/3 इंटू R इक्वल टू 0, ठीक है। यही हमारा जो है केवीएल है, ठीक है। हमने बताया था ना कि किसी भी लूप में, ठीक है, किसी भी लूप या किसी भी मेश में समस्त अप्लाइड ईएमएफ व पोटेंशियल ड्राफ्ट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाइड हमारे पास ईएमएफ कितना है V, और सब पोटेंशियल ड्राफ्ट कितना है, ये I/3R इंटू I/6R माइनस I/6R, और ये में माइनस I/3R। तो इन सब का अलजेब्रिक सम क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इनको हमने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि हमने बताया, क्योंकि हमने क्या बताया कि जब भी कोई रजिस्टिव एलिमेंट हम लोग देखेंगे तो उसमें जिस टर्मिनल से करंट एंटर करती है उसको प्लस लेते हैं, जिधर से निकलती है उसको माइनस लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर, मतलब साइन लेते से वो चलेंगे केवीएल में, तो हमेशा उस टर्मिनल का साइन लेंगे जिधर से करंट बाहर निकलता है। तो इन रेजिस्टेंस में सब में से जो करंट निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो सबके साथ हमने माइनस ले रखा है। और वोल्टेज सोर्स में देखिए अब प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो हमने क्या ले रखा है, इसको प्लस ले रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा V माइनस, देखिए सब सेम है, ठीक है। तो IR हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो अंदर आपको क्या मिलेगा, बेस हो गया 6, ठीक है, ऊपर 2 + 1 + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आ जाएगा आपके पास V माइनस IR, ठीक है। यहाँ पे 5 ऊपर आ गया इंटू 6 इक्वल टू 0। हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, ठीक। तो आपके पास V इक्वल टू क्या आ गया, 5R/6 इंटू I। तो V अपॉन I इधर हो जाएगा जाके, तो V अपॉन I इक्वल टू हमको पता है क्या हो जाएगा, R इक्वल टू कितना हो गया 5/6 इंटू R,
ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप जहाँ भी चाहें लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और कैसे आया मैंने आपको ये सिखा दिया। तो कभी भी आपके पास ऐसे कोई प्रश्न आए, चाहे वो थ्योरी के फॉर्म में दिया हो या सर्किट बना के दिया हो, कि किसी भी क्यूबॉइड में, ठीक है, किसी भी घनाभ में इसके समस्त ब्रांचेस, समस्त जो है जो उसके ये हैं, मतलब भुजाएं हैं, समस्त जितने भी आर्म्स है उसमें रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक, उसकी कुछ वैल्यू दी होगी, नहीं हो दी होगी तो आर के फॉर्म में दी होगी, और वो पूछेगा कि डायगोनल के बीच में यानी उसके विकर्णों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस दिए हों तो ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। तो नोट करके और भी चीज़ें लिखिए, मैं आपको बताता हूँ और चीज़ें। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस नहीं दे के आपको इंडक्टेंस दे रखा है, तो इंडक्टेंस के लिए भी जो एल इक्वलेंट आएगा वो सेम आएगा 5/6 × L, ठीक है। एल क्या है यहाँ पे, एल यानी वो हमारा इंडक्टेंस जो सारी ब्रांचेस में लगा हो। जनरली वो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मतलब 99.99% का क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि सारी ब्रांचेस में जो है इक्वल रेजिस्टेंस ही लगे होते हैं। ये वाला फार्मूला आप सीधे वहाँ पे लगा देंगे। अगर आपके लिए मान लीजिए इंडक्टेंस ना देकर कैपेसिटेंस दे दिया, तो कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज होता है, तो वहाँ पे आप सी इक्वलेंट का फार्मूला लिखेंगे 6/5 × C, 6/5 × C। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप कहीं नोट करके अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों के लिए क्या आता है 5/6 × R, और कैपेसिटेंस के लिए 6/5 × C। C क्या है, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हर ब्रांच में, मतलब हर आर्म में यानी हर भुजा में कनेक्टेड है, ठीक। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट करा करिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप के प्रश्न भी आपको तमाम परीक्षाओं में जो है आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक। तमाम JEE की परीक्षा में आपको इस तरीके के प्रश्न मिल जाते हैं जिसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो इस टाइप के प्रश्न करने का भी ये अपना एक तरीका है, वह मैं आपको बताता हूँ। जहाँ भी आपके पास प्रश्न आए इस तरीके के, आप इसी तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप क्या करिए कि जो बीच वाले पॉइंट जो है उनको एक नामकरण दीजिए। यानी हमको ये जो सर्किट दिया हुआ है इसको हमको व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में बदलना है। तो हम लोग A और B टर्मिनल हमको मिल गए, ठीक। तो हम लोग बीच वाले इसको नाम देंगे C, इसको नाम देंगे D। अब इसको जो है आप व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में ड्रॉ करिए। कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, इसको ले लीजिए C पॉइंट, ये हो गया आपका D पॉइंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इन सभी का, जितने भी आप देख रहे हैं पॉइंट्स में, अब आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस पुट करने हैं इन पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। इन पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंसेस पुट करने हैं। देखिए सबसे पहले A और C, सबसे पहले हम लोग देखते हैं A और C। तो A पॉइंट ये आपका ये है और ये है आपका C पॉइंट। तो A और C के बीच में देखिए कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 ओम का। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ये हो गया 3 ओम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C और D के बीच में कितना है 7 ओम। तो C और D कहाँ है, ये है। तो C और D के बीच में ये, तो C और D के बीच में आपको कितना मिल गया 7 ओम, ठीक है। अब देखिए A और D के बीच में क्या मिल रहा है आपको 9 ओम मिल रहा है। तो A और D कहाँ है, ये। तो A और D के बीच में आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे 9 ओम, ये कनेक्ट हो गया, ठीक। तो तीनों रेजिस्टेंस हो गए। अब देखिए ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B। तो C और B के बीच में कितना कनेक्टेड है 2 ओम। तो C और B ये है आपका C, ये है B, C और B के बीच में 2 ओम। एक और बचा आपके पास B और D के बीच में कितना कनेक्टेड है 6 ओम, B और D के बीच में 6 ओम। तो आप इसको इससे 6 ओम कनेक्ट। अब देखिए आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया और A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो जैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज कहीं भी बनता है सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है, बैलेंस कंडीशन। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, बैलेंस, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आमने सामने वाली ब्रांचेस जो हैं, यानी जो आमने सामने वाली ब्रांचेस, यानी ये ब्रांच और ये ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन और इस ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 × 3 कितना है 6 × 3 और जैसे करना है 9 × 2। तो 9 × 2 दोनों कितना आ गया 18, ये आ गया 18। तो मतलब हमारा ब्रिज कैसा है, बैलेंस ब्रिज है। कैसा ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये बीच वाली लाइन है ये क्या हो गई, डेड हो गई। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो हमारे पास जो नया सर्किट आएगा वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो हमारे पास नया सर्किट कैसा बन गया, ऐसे। ये हो गया आपका B पॉइंट, ये हो गया आपका A पॉइंट। ये आपके पास 3 ओम हो गया, ये 2 ओम बीच वाला हट गया यहाँ पे। तो ये आपके 9 ओम, ये 6 ओम, ठीक है।
अब आपको ए भी निकालना है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में है, सीरीज में तो कितना हो जाएगा सीधे 5 ओम। ठीक, ये दोनों कैसे हैं आपस में, फिर से ये सीरीज में है, ये भी कितना हो जाएगा 9 6 15 ओम। तो 15 ओम और 5 ओम कैसे हैं पैरेलल में, तो आप आर ए बी इक्वल टू लिखिए, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 5 पैरेलल विद 15। तो आपके पास हो गया 5 × 15 अपॉन 20, तो ये आपके पास गया 4, आपके पास आंसर आ गया 15/4, 15/4। तो इस तरीके से आपका ये 15/4 ओम आंसर आ गया। तो इस टाइप के जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप व्हीटस्टोन वाले ब्रिज के, तो आप उसको पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यानी सभी डॉट्स को सबसे पहले आप पॉइंट देंगे ए बी सी डी, और फिर इन डॉट्स को यहाँ पे पुट करेंगे और उनके बीच में रेजिस्टेंस रख के आप बैलेंस ब्रिज कंडीशन चेक करेंगे और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैंने यह प्रश्न आपके लिए लिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, फिर से हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। ठीक, ये P हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, तो अब हम लोग इसको R ले लेते हैं, इसको S ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में ड्रॉ करें, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया Q, इसको मान लेते हैं कुछ R, इसको मान लेते हैं S। ठीक है, तो यह P और R के बीच में 6 ओम कनेक्टेड है, तो P और R के बीच में आप कनेक्ट कर दीजिए 6 ओम। ठीक है, फिर P और S के बीच में शॉर्ट है, देखिए P और S के बीच में शॉर्ट है, तो P और S के बीच में हमने शॉर्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, फिर आप देखिए R और S के बीच में 6 ओम कनेक्टेड है, तो R और S के बीच में यहाँ पे हमने देखा ये 6 ओम कनेक्ट हो गया। ठीक है, 9 ओम है, सॉरी ये कितना है 9 ओम है। ठीक, और यहाँ पे देखिए R और Q, ये पॉइंट Q है, R और Q के बीच में शॉर्ट है, तो ये आपको मिल गया शॉर्ट, सॉरी ये है शॉर्ट सर्किट, तो ये आपको ऐसे सॉलिड लाइन मिलेगी। ठीक है, और फिर देखिए S और Q के बीच में कितना है 3 ओम, S और Q के बीच में 3 ओम है। ठीक है, ये कितना आपको मिल गया 3 ओम। आपको चाहिए क्या A और B के बीच में, A और B। अब यहाँ पे देखिए व्हीटस्टोन नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये सामने वाली ब्रांच और ये सामने वाली ब्रांच क्या है शॉर्ट है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट कैसे हैं आपस में सेम पॉइंट है। ठीक है, ये भी पॉइंट सेम पॉइंट है, तो इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर चला गया, यानी P पॉइंट और R पॉइंट एक ही पॉइंट है। ठीक है, अगर P पॉइंट और जो हमारे जो हमारा पॉइंट Q है, एक मिनट, यानी जो पॉइंट ये Q है और ये पॉइंट R एक ही पॉइंट है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है शॉर्ट है। ऐसे हमारा P पॉइंट और S पॉइंट एक ही पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये दोनों एक ही नोड है, सेम नोड है ये। ठीक है, केवल अलग अलग हमको दिखाए जा रहे हैं, ये दोनों नोड सेम है और ये दोनों नोड सेम है। तो हमारे पास जो नया सर्किट बन के आएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, हम लोग देख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये आ गया है कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 ओम, ये 9 ओम, ये 6 ओम, ये हो गया P और ये हो गया आपके पास Q बोले या कुछ भी बोले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब आपको P और Q के बीच में निकालना है, तो तीनों कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में दिख रहे हैं, तीनों कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में दिख रहे हैं। तो जब तीनों पैरेलल में हो गए हैं, ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास Q यहाँ से कनेक्टेड है, Q ये कनेक्टेड है, एक मिनट मेरे पास इरेजर लगा दूँ। ये आपके पास जो Q है यहाँ पहुँच गया ना, ये है Q। ठीक है, यही Q है और यही R है और यही P है और यही S है। ठीक, तो अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग करंट फ्लो कराएं तो देखिए तो आपके पास 3 जंक्शन मिलेंगे, यानी करंट इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है और इसमें, ये दोनों पॉइंट तो शॉर्ट है, तो यहाँ भी जा सकती है और यहाँ पे जा सकती है, तीनों पैरेलल में है। तो आपके पास क्या मिल गया, आपके पास 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/6 + 1/9 + 1/3। 3 वैसे पैरेलल में, तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, तीनों का जो है एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 2 + 6, तो ये 3 + 2 से 80 है, 11 हो गया। तो आपके पास आंसर आएगा 18/11 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे। तो आप जहाँ भी देखेंगे कि ऐसे शॉर्ट है हमारे पास P और Q के बीच में और R और Q के बीच में शॉर्ट है, तो मतलब ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में है। ठीक है, सीधे आप जो है आपको अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ये सीख गए। ठीक है, कि अगर आपको ऐसा शॉर्ट मिल जाता है P और S के बीच में शॉर्ट है, R और Q के बीच में शॉर्ट है, तो मतलब क्या है, ये तीनों आपस में सीधे पैरेलल में है। पैरेलल में तो आप सीधे तीनों को पैरेलल में करके आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप एक बार करके सीख गए कैसे पैरेलल में है, वो मैंने दिखा दिया।
ठीक है, अब आप ऐसे क्वेश्चन सीधे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें ए और बी के बीच में जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आपको निकालना है आर ए बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके ट्राई करेंगे और कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। एक बार पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में आपको चाहिए, तो जब ए और बी के बीच मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो तो करंट इधर चली जाएगी, करंट इधर जाएगी। तो आप देखिए ये वाला टर्मिनल ओपन है, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा ओपन है, तो इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगी, यानी इसमें I = 0 है, यानी हमारा ये क्या हो गया, डेड हो गया, इसको हमने हटा दिया। ठीक, इसी तरीके से देखिए ये वाला टर्मिनल ओपन है, तो इसमें इधर तरफ कोई करंट नहीं जाएगी, यानी ओपन जब हमारा सर्किट में करंट कब फ्लो होगी, जब क्लोज होगा वो, तो इस तरफ भी कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि आगे इसको कोई पाथ नहीं मिलेगा, ओपन है। तो यहाँ भी करंट 0 हो गया, यानी ये वाला भी एलिमेंट हमारा 0 हो गया। तो हमारे पास जो नया सर्किट बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा। ये हो गया बी, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम और ये। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में है, दिख रहा है ये आपस में सीरीज में है, ये भी आपस में सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में कितने हो जाएंगे, सीरीज में ये हो जाएंगे आपके जुड़ के कितने हो जाएंगे 20 ओम, ये भी अपन सीरीज में है तो कितने हो जाएंगे 20 ओम। अब देखिए दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, यहाँ पे करंट देखिए यहाँ पे पहुंचेगी, दोनों में डिवाइड होगी, यानी दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल हैं, 20 ओम पैरेलल है और सेम है। ठीक है, और दो ही ब्रांचेस तो कितना हो जाएगा, दोनों का आधा हो जाएगा, हाफ। तो आपके पास नया जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नया कॉम्बिनेशन वो कुछ ऐसा आ जाएगा। आपके पास हो गया बी, ये हो गया 10 ओम, ये 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे 20 पैरेलल 20 है, यानी 20 पैरेलल 20 है। अब दोनों इक्वल है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा पास, सीधे 10 ओम। अब देखिए तीनों कैसे दिख रहे हैं, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, तीनों देखिए करंट डाल के देखिए, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा आपके पास आर ए बी सीधे क्या हो गया, एडिशन हो गया, यानी 10 + 10 + 10 = 30। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था और कितनी आसानी से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब ये क्वेश्चन आपको एक है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आपने करा होगा। ठीक है, जब मैंने स्टार डेल्टा कराया था इस टाइप का प्रश्न कराया था आपको निकालने के लिए। मान लीजिए ए और बी के बीच में आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कह दिया आर ए बी निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे करेंगे आप, तो मैंने बताया था अगर इस टाइप का प्रश्न है तो क्या करेंगे आप, अंदर वाली ब्रांच को पहले डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा कि आपको पैरेलल ब्रांचेस मिलने लगेंगी। तो देखिए सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल है, सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। तो हमने आपको एक नोट करके लिखाया था कि आर डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ आर स्टार। तो इससे आप स्टार में कन्वर्जन करेंगे अगर सारे सेम है। कहाँ के लिए एप्लीकेबल है ये, जब सारे रेजिस्टेंस सेम है। देखिए यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो हम लोग इसका फार्मूला का फायदा उठा लें और आसानी से इसको बदल लें, नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जब डेल्टा में बदलेंगे हम लोग तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए आप स्क्रीन में, बाद में नोट करिएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा हो जाएगा, ये तो कुछ इस तरीके से डेल्टा बनेगा। ठीक है, ये इनर डेल्टा है। ठीक है, ये ऐसे डेल्टा बन गया ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कलर में चेंज कर रहा हूँ, इनर डेल्टा है ना, तो जब सब 2 2 2 हैं, सब स्टार में है, तो डेल्टा में करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो सब 6 ओम हो जाएंगे। तो ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब बाहर वाले कितना है 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। आपको निकालना कहाँ है, ए और बी के बीच में। ध्यान से देखिए, अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और आपस में कैसे हैं यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स शॉर्ट है, तो मतलब सीरीज में है। तो इन दोनों का पैरेलल कितना आ जाएगा, ठीक है, 6 × 2/8। तो 6 × 2 कितना हो गया यहाँ पे 12/8। तो मतलब ऊपर कितना हो गया 6/4। कितना हो गया ये 6/4। या इसको हम लोग और सॉल्व करें, ये कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो कितना है 6 × 2 12 हो गया, अपॉन 6 + 2 8। ठीक है, तो 2/3/2। ऐसे इसका भी जो कॉम्बिनेशन आएगा वो भी कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 ओम। ठीक, तो अब हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है सीरीज में है ना,
इनको हम नया सर्किट आपको दिखाएं। अगर ये देखिए ये भी दोनों पैरेलल में, ये भी सॉल्व होकर कितना आ जाएंगे 3/2 ओम। ठीक है, तो आपके पास अब नया जो सर्किट आया कुछ इस तरीके से आया, ऊपर आ गया 3/2 ओम। ठीक है, फिर ये इसके साथ सीरीज में है, ये है 3/2 ओम। ठीक है, फिर ये आपके पास नीचे वाला है, ये भी कितना है 3/2 ओम। ये आपके पास मिल गया ए और ये है बी। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, देखिए ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो क्या होंगे सीधे ऐड हो जाएंगे। सीधे ऐड होकर क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा आपको क्या है सीधे 6 और नीचे मिलेगा 2। तो ये कितना आ गया आपके पास 3 ओम। तो 3 ओम और ये आपके पास कितना है 3/2 ओम। ठीक है, पैरेलल में है, तो आर ए बी इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम इन पैरेलल विथ 3/2 ओम। तो ये कितना हो गया आपका 3 × 3/2 अपॉन 3 + 3/2। तो आपके पास आ गया 9/2 अपॉन, तो 3 × ये कितना हो जाएगा 6 × 9/2 ये भी हो गया। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जिसमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन भी आपने देख लिया और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करके लिखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे किसमें हमको स्टार टू डेल्टा करना था, है ना, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, दोनों के हमने आपको तरीके बता दिए। ठीक है, किस तरीके करेंगे, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, अगर फार्मूला याद है तो किस तरीके से करेंगे, दोनों मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं, उसी प्रकार से सेम इक्विवेलेंट जो है इंडक्टेंस के भी क्वेश्चन होते हैं। यानी हमने बताया था, मैंने अपने पुराने लेक्चरों में बताया था कि जो हमारा L इक्विवेलेंट होता है वो R इक्विवेलेंट के सेम होता है। यानी जो टेक्निक्स R इक्विवेलेंट में यूज करते हैं वो सारी की सारी L इक्विवेलेंट में यूज करते हैं। यानी यहाँ का सीरीज की तरह ट्रीट होगा, यहाँ के पैरेलल यहाँ के पैरेलल की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जो C का केस है, यानी कैपेसिटेंस का केस है, वो अपोजिट है। यानी जो हमारा C में जो पैरेलल है वो हमारे रेजिस्टेंस में वो सीरीज में होता है, और जो यहाँ पे सीरीज में होता है वो हमारे रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है, यानी अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका सेम है, ये पॉइंट मान लीजिए A, ये पॉइंट मान लीजिए हमने B, और हमको यहाँ पे CAB निकालना है, इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सॉल्व करने का तरीका वही हमको निकालना है, इधर से सॉल्व करना सबसे पीछे से शुरू करेंगे इस टाइप के सर्किट्स में। तो आप ध्यान से देखिए, ये और ये तीनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे तीनों आपस में सीरीज में दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं ना, एक मिनट, ये वाला और ये वाला तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, आपको सीरीज में दिख रहे हैं ना। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका सीरीज का मतलब क्या होता है, उसका सीरीज का मतलब होता है ये, यानी ये तीनों सीरीज में, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में 1/3 + 1/3 + 1/3, ये इनका C इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो जब इसका C इक्विवेलेंट हम लोग सॉल्व करेंगे 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये 1 फैरेड 1 माइक्रो फैरेड, ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 माइक्रो फैरेड। तो ये तीनों जो ब्रांचें हटके कितनी हो जाएंगी 1 माइक्रो फैरेड। क्यों, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज में। ठीक है, सीरीज के केस में कैपेसिटेंस के लिए तीनों को इस तरीके से जोड़ लेंगे, तो आपके पास जो नया सर्किट आएगा कोई कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ये आपके पास ये आ गया। ये है A, ये B, ये भी है 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड। अब ये रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ब्रांच, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे क्या 1 + 2, यानी आपके पास कितना मिल जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे ये हमको ये ऐसे नई ब्रांच मिल जाएगी इस तरीके से, ये ठीक है 3 माइक्रोफैरड वाली। तो आप देखिए फिर ये और ये फिर से आपको क्या से मिल रहे हैं सीरीज में,
ठीक है, और तीनों कितने हैं 3 3 ओम, तीनों कैसे हैं, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम, तीनों 3 3 ओम है ना। अगर तीनों 3 3 ओम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से इन सबको हटा के क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाला था कितना लिख सकते हैं इसको 1 माइक्रोफैरड, कितना लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड। तो हम फिर से रेड्यूस सर्किट बनाते हैं बगल में, तो अब की बार जो हमारा रेड्यूस सर्किट होगा वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। वन माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड हो गया ये 3 माइक्रोफैरड, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर से ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में सीधे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, कितना हो गया 3 ओम। ठीक है, अब ये 3 ओम हो गया तो मतलब ये आपको मिल गया एक ब्रांच, ये 3 ओम। तो फिर से देखिए ये 3 ओम, ये 3 ओम, और सॉरी ये 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, तीनों फिर से कैसे हैं सीरीज में। और सीरीज में तो क्या हो जाएगा आपके पास सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट हम लोग सी ए बी बोले तो आपके पास वो कितना आ जाएगा फिर से 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। तो आपके पास सी इक्विवेलेंट का फॉर्म कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। तो आपको क्या याद रखना है कि सीरीज के केस में यहाँ पे हम लोग पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे और पैरेलल के केस में यहाँ पे सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे जो आप लोग रेजिस्टेंस में यूज करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न करना है, ध्यान रखिए। ऐसे आप अपने प्रश्न और भी प्रश्न तैयार करिए, यानी उनको सॉल्व करिए और करिए। एक आखिरी प्रश्न देखते हैं इसके बाद, ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आज का जो है हम लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में फिर हम लोग कुछ केवीएल केसीएल और नोडल मेथड के कुछ केवीएल केसीएल के कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है, इसको आप देखिए। देखिए ये भी प्रश्न उसी तरीके से जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ भी आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, आपको वी डिस्टेंस बीच के फॉर्म में बदलना है, तो ये हमने मान लिया पॉइंट सी, ये हमने पॉइंट मान लिया डी। वी डिस्टेंस बीच के फॉर्म में इसको बदल लीजिए सीधे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ऊपर हमने ले लिया सी, नीचे हमने ले लिया डी। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये ऐसे, पॉज करके इसको भी आप ट्राई करिए। ठीक है, ऐसे ही हो गया ये हो गया बीच वाला हमारे पास ये। ठीक है, ये ए और बी के बीच में आपको ज्ञात करना है। देखिए ए और सी के बीच में है आपके पास 10 माइक्रोफैरड, तो ए और सी ऊपर है तो ये हो गया 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, ए और डी के बीच में सब 10 माइक्रोफैरड है, सबको सीधे लीजिए, ये 10 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड और ये 10 माइक्रो। अब सीधे दिख रहा है ब्रिज बैलेंस है, सामने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन 100, इसका मल्टीप्लिकेशन 100, तो ब्रिज कैसा है, बैलेंस है, ब्रिज हमारा बैलेंस है। तो ब्रिज बैलेंस होने का मतलब क्या हो गया, ब्रिज बैलेंस मतलब होने का मतलब ये हो गया कि ये वाली ब्रांच हमारी कैंसिल हो गई, ये वाली ब्रांच कैंसिल हो गई, तो जो हमारा इक्विवेलेंट अब सर्किट बन गया कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आप जल्दी जल्दी सब सर्किट्स का इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएंगे, आपको फिर पेन कलम अपना जो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर पे, और आप सीधे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपका 10 माइक्रोफैरड हो गया, ये 10 माइक्रोफैरड हो गया, ये 10 माइक्रोफैरड हो गया और ये 10 माइक्रोफैरड हो गया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज में है ना, और ऐसे ये दो आपस दोनों सीरीज में है, फिर ये इनका दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल में। तो सीरीज में क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे हम रेजिस्टेंस में करते थे उसका उल्टा होता है। तो दोनों कैसे एज ए पैरेलल ट्रीट होंगे। पैरेलल में देखो दोनों इक्वल हैं, इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगे, दो भी हैं आपस में, और पैरेलल है तो क्या हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, वैसे ही नीचे दोनों इक्वल है। ठीक है, और दो ही हैं तो कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था ना सी इक्विवेलेंट बाई 2, वही यहाँ पे भी यूज कर लेंगे सी इक्विवेलेंट बाई एन। ठीक है, आर इक्विवेलेंट बाई एन, तो एन कितना है यहाँ पे 2 ही है, तो आर इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 10, तो एन इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 5 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास जो नया कनेक्शन आया कुछ ऐसा आ गया, यानी 5 माइक्रोफैरड ये है, और हमारे पास नीचे फिर से जुड़ा हुआ ऐसे ये 5 माइक्रोफैरड ये हो। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया बी, ये हमारे पास पॉइंट हो गया ये। अब ये देखो दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में तो मतलब कैसे ट्रीट होंगे, सॉरी सीरीज की तरह। तो हमारे पास आ गया सी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 + 5 10 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से आप ये सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। तो अब तमाम परीक्षाओं में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के भी प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो है वो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की तरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के आपको क्वेश्चन नहीं कराए, केवल इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कराएं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कराएं, जो कि आपको डिफरेंस था। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, कुछ और प्रश्नों के साथ, और आपके कॉन्सेप्ट केवीएल केसीएल पर भी क्लियर करते हैं। उम्मीद है आपको आज ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आप जाके अपने घर पे जो भी आपके पास किताब होगी उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आगे डीसी सर्किट एनालिसिस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।